असम के अंदर में ना अभी डीलिमिटेशन हो रहा है, ये न्यूज़ है, और इस डीलिमिटेशन को ना बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, स्पेशली जो माइनॉरिटी बंगाली माइनॉरिटी ग्रुप है ना, वो कह रहे हैं यार हमें तो बर्बाद कर दिया है ये जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज है, हमें तो बिल्कुल माइनॉरिटी में रख दिया, हमारी रिप्रेजेंटेशन को कम कर दिया है। साथ ही साथ में ऐसा भी माना जा रहा है दोस्तों कि ये जो रिसेंट डीलिमिटेशन एक्सरसाइज है इसके बाद में बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन मतलब एमपी और एमएलए ऐसे हैं जिनको हो सकता है अपनी सीट गंवानी पड़े। ये विवाद है। आप समझते हैं ये डीलिमिटेशन होता क्या है? देखो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारी लोकसभा के चुनाव होते हैं और हमारे राज्य के अंदर में विधानसभा के चुनाव होते हैं। इन चुनावों के अंदर में जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो पूरे राज्यों को अलग अलग सीटों में बांटा जाता है, ठीक है। जैसे हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो 80 सीट होती है ना, एग्जैक्ट मुझे बाकी सब स्टेट का नहीं पता। तो स्टेट का बंटवारा होता है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जिसको हम बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र, समझिएगा। चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, है ना। अब मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूं। इलेक्शन दो तरफ, पहला आपका इलेक्शन होता है किसका दोस्तों? लोकसभा, और दूसरा जो होता है दोस्तों इलेक्शन वो किसका होता है? विधानसभा, ठीक है, हो गया। अब दोनों के चुनाव के अंदर के लिए हमें जरूरत क्या होती है? जिस भी स्टेट में है, मान लो कोई भी राज्य है स्टेट, तो स्टेट को हमें डिवाइड करना पड़ता है किसके अंदर में? इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, ठीक है, इलेक्शन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, जिसको हम बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र के अंदर में हमें उसको विभाजित करना पड़ता है, बांटना पड़ता है भाई। जैसे हरियाणा है, मैंने बताया हरियाणा, तो हरियाणा को क्या किया हुआ है इन्होंने? लोकसभा के अंदर हम बात करें तो हरियाणा को 10 सीट है, और राज्य उसमें मैं अगर विधानसभा की बात करूं तो हरियाणा के अंदर में कितनी सीट है दोस्तों? 80 सीट है, 80 सीट्स है, ठीक है। इस प्रकार से ये डिवीजन होता है। अब ये किस आधार पे होता है सर? स्टेट को जो लोकसभा में सीट दी जाती है, जो विधानसभा की सीटों का बंटवारा, वो किस आधार पे होता है? अनडाउटली ये सारा खेल किसके आधार पर होता है दोस्तों? आपका पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब हमारी जनसंख्या के आधार पर, है ना। जो राज्य की जनसंख्या है उसी के हिसाब से दोस्तों उसको सीट दी जाती है लोकसभा की। जो राज्य की जनसंख्या है उसी के हिसाब से राज्य का बंटवारा किया जाता है, ताकि, ठीक है, सभी लोगों को समान भागीदारी, समान रिप्रेजेंटेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके। उसके लिए दोस्तों ये एक्सरसाइज की जाती है जिसको हम बोलते हैं डीलिमिटेशन एक्सरसाइज, और ये होती है, ठीक है, ये होती है। इसका आधार क्या होता है दोस्तों? जनसंख्या। और जनसंख्या कहाँ पे आती है? जनगणना में, सेंसस के आधार पर ये होता है दोस्तों, है ना। तो चुनावों के टाइम पे यूजुअली ऐसा कराया जाता है। देखो लोकसभा की सीट तो हमने फिक्स की हुई है, अभी वो बढ़ेगी नहीं, तो एक सीट, एक स्टेट को कितनी सीट देनी है लोकसभा में वो चेंज नहीं होता, लेकिन किस सीट के अंदर में कितना क्षेत्र आता है वो चेंज होता रहता है। जैसे सपोज करना, मान के चलो मेरा गांव है, ठीक है, तो मेरा गांव अभी लोकसभा गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है, लेकिन हो सकता है अगले इस लोकसभा चुनाव के अंदर में उसको रेवाड़ी का जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें डाल दिया जाए, है ना, या महेंद्रगढ़ का लोकसभा का क्षेत्र है उसमें डाल दिया जाए। तो ये किसके आधार पर होता है? ये दोस्तों डीलिमिटेशन के आधार पे होता है कि कौन सा क्षेत्र किस निर्वाचन क्षेत्र के अंदर आएगा, किस सीट के अंदर आएगा, और ये सारी एक्सरसाइज होती है डीलिमिटेशन के द्वारा। तो डीलिमिटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, और ये जो ग्रुप होता है जो ये डिसाइड करता है कौन किस में, वो बहुत पावरफुल ग्रुप होता है। उसका कोई भी ऑर्डर अपने आप में कानून है दोस्तों, है ना, अपने आप में कानून है। तो अभी असम के अंदर में डीलिमिटेशन हो रहा है। असम के अंदर में 2001 की जनगणना के आधार पे, जनगणना हमारे यहाँ हर 10 साल में होती है। 2001 में हुई थी, फिर 2011 में, फिर 2021 में होनी थी, बट कोविड आ गया था, जो अभी भी पेंडिंग है ना। तो 2001 की जनगणना के आधार के ऊपर असम के अंदर जो लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं ना, उनके अंदर में थोड़ा बहुत उनको डिलिमिट किया जा रहा है, उनको थोड़ी उनकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन चेंज किया जा रहा है, और इसी का विरोध हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि 2001 का जनगणना क्यों ले रहे हो आप, जब 2011 की जनगणना आपके पास है, ज़्यादा एक्यूरेट है। कुछ कह रहे हैं कि जो बंगाली मुस्लिम्स हैं वो विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई आपने हमें ऐसी सीटों में डाल दिया ताकि हम माइनॉरिटी बन जाएं, हम अल्पसंख्यक में बन जाएं, है ना। बहुत सारे इसके क्या हैं दोस्तों विवाद है। कई MP MLA, ठीक है, उनकी तो सीट ही विचारों की गायब हो गई है, वो हो सकता है अगली बार में चुनाव ही हार जाएं, है ना, जिस प्रकार का डिलिमिटेशन किया गया है। अब सरकार इसका पर्पस क्या बता रही है? सरकार कह रही है भाई एक तो राज्य का डेमोग्राफी जो है वो थोड़ा चेंज हुआ है, जनसांख्यिकी चेंज हुआ है। पहले
किसी क्षेत्र में कम लोग रहते थे लेकिन अब उस क्षेत्र में ज़्यादा। पहले अगर बात करें आज से 10-20 साल पहले तो गुड़गांव में कम लोग रहते थे, है ना, लेकिन अब गुड़गांव जो है वो एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में आ रहा है, IT सेक्टर हब के है। तो दुनिया भर के भारत के जो भारत कह रहा हूँ मैं, भारत के भी और हरियाणा के बाकी हिस्सों के लोग गुड़गांव में आके रह रहे हैं। तो वो डेमोग्राफी पूरी चेंज होती है। तो हर चुनाव के अंदर में, क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत के अंदर में रिप्रेजेंटेशन बराबर हो। ऐसा नहीं है कि एक सीट हमने बना दी मान लो X और एक बना दी Y, X में जनसंख्या ज़्यादा है Y में कम है। नहीं, हमें कोशिश करनी है कि जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसका लगभग सामंजस्य बना रहा है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहे, उसी लिए हमें करना पड़ता है। तो इसके अंदर में एक तो पहला कि जनसंख्या में बदलाव हुआ है उसको मैच करने के लिए, दूसरा SC ST की सीट इसके अंदर में बढ़ाई गई है। ये गवर्नमेंट की तरफ से है कि हम क्यों कर रहे हैं। तो चलिए इसी को दोस्तों एक बार पूरा कंप्लीट हम क्या करते हैं दोस्तों, देखते हैं, ठीक है। असम डिलिमिटेशन ड्राफ्ट, व्हाट चेंजेस इट प्रपोज एंड व्हाई इट हैज लेड टू द प्रोटेस्ट। क्या है असम का डिलिमिटेशन ड्राफ्ट, ठीक है, ड्राफ्ट है अभी, ड्राफ्ट का मतलब अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, एंड क्यों इसके ऊपर में प्रॉब्लम हो रही है ये हम पढ़ते हैं। GS पेपर 2, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान और इलेक्शन, इससे संबंधित है। तो अभी इलेक्शन कमीशन ने एक ड्राफ्ट डिलिमिटेशन डॉक्यूमेंट जारी किया है दोस्तों असम के लिए। उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। लोकसभा क्षेत्र का जो लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो था उसकी सीमा में बदलाव किया। अब ऐसा नहीं कि असम की सीमा में बदलाव किया है, ध्यान रखना, ये मत सोचना कि असम की सीमा में बदलाव किया है, नहीं, असम वसम ही रहे, लेकिन असम के अंदर में जो सीटों का बंटवारा होता था, कितनी सीट होगी, किस सीट के अंदर में कितना एरिया आएगा, जैसे गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र है तो उसमें कितना एरिया आएगा, उसमें थोड़े बहुत फेरबदल किए हैं जनसंख्या में जो चेंज हुआ है उसके आधार के ऊपर, ठीक है। लेकिन इस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी दोस्तों इरप्ट हो गई है। ये जो प्रपोज्ड बाउंड्री है, कह रहा है कि जो अभी नई बाउंड्री आप प्रपोज कर रहे हो इस ड्राफ्ट के अंदर में, इससे कई सारे सिटिंग लेजिस्लेटर ऐसे हैं, मतलब जो बैठे हैं ऑलरेडी, ठीक है, पार्लियामेंटेरियन हो या वो आपके MP हो, MLA हो, अब भविष्य के अंदर में आपने जो ये डिलिमिटेशन किया इस प्रकार से किया कि भविष्य में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है, आपने ऐसे बांट दिया उसको कि जहां पर अब वो बहुमत में थे, ठीक है, अगली बार वो नहीं वहां से जीत पाएंगे। इस प्रकार का सिस्टम आपने बना दिया है ना। सो थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं दोस्तों। तो दिसंबर 2020 के अंदर में ना इलेक्शन कमीशन ने अपनी ये डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, है ना। और इस डिलिमिटेशन को हम किसके आधार पे करते हैं, जनसंख्या के आधार पे। और जनसंख्या हमारे पास किस में होती है, सेंसस। सेंसस मतलब आपका जनगणना। तो जो जनगणना का हमारा डेटा है 2001 का, उसके आधार पर ये हम रीएडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। इट हैज प्रपोज टू रिटेन द नंबर ऑफ असेंबली सीट इन द असम एट 126। इसमें क्या कहा गया है कि जो असेंबली सीट है असम के अंदर में उनको 126 और लोकसभा के अंदर में जो है वो 14। अभी लोकसभा वाली तो आप बदल नहीं सकते, असेंबली की कम ज़्यादा कर सकते हो। तो उसमें बोला असेंबली में 126 सीट रखेंगे टोटल, है ना, और लोकसभा के अंदर में 14 सीट रहेंगी। बट हाँ, पहले हो सकता है कि जो क्षेत्र एक लोकसभा सीट के अंदर आता है वो अब उसमें ना आए, वो चेंज हो सकता है। किसकी वजह से, बिकॉज जनसंख्या का हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करना है, ठीक है, रेशियो हमें बराबर रखना है। जितनी सीट है और देश की जो उसकी जनसंख्या है राज्य की और देश की, तो समान अनुपात हमें बना के रखना है, उसी के हिसाब से सीटों का बंटवारा होता है, ठीक है। इसीलिए देखो यूपी में जनसंख्या ज़्यादा है, इसीलिए यूपी को ज़्यादा सीट दी गई है। राजस्थान स्टेट बड़ा है, जनसंख्या कम है, लेकिन राजस्थान को इसलिए सीट कम है। तो जनसंख्या के आधार पे सीटों का जो है वो ज़्यादा वो होता है। सो इट हैज़ बीन प्रपोज्ड, इसमें कहा गया है कि जो रिजर्व सीट है शेड्यूल कास्ट के लिए उसको बढ़ा दिया गया, 8 से 9 कर दी है। पहले 8 थी, अब 9 कर दी है। शेड्यूल ट्राइब जो है इनके लिए पहले 16 सीट थी, जिनको बढ़ा के 19 कर दिया गया है। साथ ही साथ ये तो टोटल सीट में है, बट कुछ सीट ऐसी है जो फिक्स कर दी गई, भाई इस सीट से आप SC और ST ही चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। कुछ को, जैसे 2 पार्लियामेंट्री सीट को रिजर्व कर दिया है शेड्यूल ट्राइब के लिए कि इन 2 में तो शेड्यूल ट्राइब का कैंडिडेट आएगा, और 1 पार्लियामेंट्री सीट को रिजर्व कर दिया है शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है। तो यही पहला इसका हाईलाइट है, क्या रिजर्व कर दी गई है सीट, है ना। हमने देखा कि शेड्यूल कास्ट के लिए जो सीट थी वो पहले 8 थी, बढ़ा के 9 कर दिया गया। शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट जो थी पहले 16 थी, अब बढ़ा के 19 कर दी गई है, पहली चीज। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट विद ऑटोनोमस काउंसिल। कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिनके अंदर में ऑटोनोमस काउंसिल थी, स्वायत्ता थी, उनको स्वायत्ता परिषद थी, है ना, विच आर एडमिनिस्टर्ड अंडर 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको ज़्यादा सीट दे दी गई है। तो मतलब वो एरिया जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट थे, जो स्वायत्ता थी, जिनको संविधान के 6 अनुसूची के तहत में वो काम कर रहे थे, उनको और ज़्यादा असेंबली सीट दे दी गई है। 1 असेंबली सीट इंक्रीज इन द वेस्ट कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, है ना।
3 असेंबली सीट इंक्रीज इन द बोडो टेरिटोरियल रीजन। तो जो ऑटोनोमस एरिया है उसके अंदर में जो टोटल सीट थी, ऑटोनोमस एरिया मतलब जिनको ऑटोनॉमी दी हुई है ना, ये वो एरिया है। तो उसके अंदर में ऑटोनॉमी वाले क्षेत्र के अंदर में जो सीट थी वो क्या कर दी गई है दोस्तों, बढ़ा दी गई है। नाम भी बदल दिया गया है। जैसे पहले एक जगह का नाम था, एक सीट का नाम था आपका कलियाबोर, तो कलियाबोर का नाम बदल के अब काजीरंगा रख दिया गया है। उसका लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी थी कलियाबोर, कलियाबोर का अब नाम बदल के काजीरंगा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी रख दिया गया है। ठीक है, तो ये सब किसी के आधार पर होता है, डिलिमिटेशन के आधार पर होता है। ठीक है, अब समझते हैं सर ये डिलिमिटेशन होता क्या है। हिंदी में बोलते हैं इसको परिसीमन। ये परिसीमन क्या होता है दोस्तों, तो देखो डिलिमिटेशन इज बेसिकली एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें हम लोकसभा और राज्यसभा की जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ना उनको रीड्रॉ करते हैं। अब मेरी बात समझे कि नहीं समझे भाई, राज्य में पॉपुलेशन का बदलाव होता रहता है, 10 साल में जनगणना होती है। ठीक है, आप मान के चलो यार एक एरिया में हो सकता है पहले जनगणना उतने लोग ना रहते हों, बट बाद में उस एरिया का डेवलपमेंट हो गया, विकास हो गया, तो वहाँ ज़्यादा लोग आ गए हों। तो एक राज्य को, जैसे असम को 14 सीट है, ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि 14 सीट और जो इसकी जनसंख्या है समान रहे। भाई मान लो एक एरिया है जैसे गुड़गांव जैसा एरिया है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो गुड़गांव की जो लोकसभा क्षेत्र है उसका एरिया कम हो जाएगा क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है। एक ऐसा एरिया जिसकी जनसंख्या कम है तो उसका एरिया बढ़ाया जाएगा। तो ये जो एडजस्टमेंट होता है इसी को हम डिलिमिटेशन कहते हैं, कि जो बदलती जनसंख्या का ट्रेंड है उसके आधार पर हम चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन सेम रहे, इसीलिए हम जो लोकसभा की बाउंड्रीज़ हैं, असेंबली बाउंड्रीज़ हैं, उनको रीड्रॉ करते रहते हैं और उसी एक्सरसाइज को हम डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कहते हैं। डिलिमिटेशन का उद्देश्य क्या है, कह रहा है इट एम्स, जो इसका उद्देश्य है, इज टू प्रोवाइड इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर इक्वल पॉपुलेशन सेगमेंट। सबको यार समान अनुपात के अंदर में जो अपना अपना शेयर है वो मिल सके, जिससे किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई एडवांटेज ना हो, किसी भी राजनीतिक दल को कोई फायदा ना हो। डिलिमिटेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज है दोस्तों, मैं आपको बता दूं संविधान के अंदर इसका प्रावधान है भाई, और ये किसके आधार पर होता है, सेंसस के आधार पर होता है दोस्तों। ठीक है, किसके आधार पर, सेंसस, जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन किया जाता है ना। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया यार हमें ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि पॉपुलेशन चेंज होती रहती है ना यार। एक राज्य के अंदर में माइग्रेशन होता रहता है, लोग इधर से उधर जाते रहते हैं, तो हम बस ये चाहते हैं कि वो माइग्रेशन के बाद में जो स्टेट को जितनी सीट दी गई है और उसकी जो जनसंख्या है वो उसमें अनुपात बराबर रहे, समान रहे। ठीक है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन रहे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहे। ठीक है, ये हम चाहते हैं। ऐसा नहीं हो कि गुड़गांव के अंदर में जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें ज़्यादा लोग हैं, महेंद्रगढ़ या रेवाड़ी की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके अंदर में क्या है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी उसमें कम लोग हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, दैट्स वाई ये डिलिमिटेशन किया जाता है। फेयर डिवीजन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया सो दैट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट कंटेस्टिंग इलेक्शंस हैव इक्वल प्लेइंग फील्ड। तो ये भौगोलिक क्षेत्रों का उचित विभाजन है, सुनिश्चित करता है ताकि चुनाव लड़ने वाले सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को और जो मतदाताओं हैं उनकी संख्या मतलब समान रहे। ठीक है, किसी को भी एडवांटेज ना मिले यहाँ पे। अब सर ये जो अभी डिलिमिटेशन हो रहा है इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है, अब सर इसका क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस क्रिटिसिज्म, है ना। तो पहला तो यही है, जो बंगाली ओरिजिन के जो मुस्लिम हैं वो कह रहे हैं कि यार इस ड्राफ्ट प्रपोजल में गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, कह रहा इस प्रपोजल में सीटों का बंटवारा इस प्रकार से हुआ है कि जो बंगाली ओरिजिन के जो मुस्लिम हैं, ठीक है, उनको पॉलिटिकली डिप्राइव कर दिया गया है, ये बोल रहे हैं। ये इस बात को अलीज कर रहे हैं, ये इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं कि जो बंटवारा हुआ है ना इसको इस प्रकार से किया गया है कि जो माइनॉरिटी एरिया है दैट हैज़ बीन मिक्स्ड विद द मेजॉरिटी एरिया, कि जिस एरिया में पहले माइनॉरिटी रहती थी, मतलब अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, तो उस एरिया को बांट के अलग अलग मेजॉरिटी वाले एरिया जो है ना उसके अंदर में मिला दिया गया है हिंदू पॉपुलेशन के साथ में। और इस वजह से जो माइनॉरिटी है उसका जो राजनीति के अंदर में उसका बेसिकली पॉलिटिकल डेप्रीवेशन हुआ है, राजनीतिक रूप से अब वो वंचित हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि पहले एक सीट थी जिसमें माइनॉरिटी थी तो वो अपने कैंडिडेट को चुन के भेजते थे, बट अब उस माइनॉरिटी वाले एरिया को मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन के साथ मिला दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ से अब माइनॉरिटी के कैंडिडेट जीत नहीं सकता। इनका ये कहना है, बंगाली ओरिजिन मुस्लिम्स का ये कहना है कि भाई ये गलत हुआ है, इससे आपने हमारे मेजॉरिटी एरिया को माइनॉरिटी एरिया को मेजॉरिटी एरिया में मिला दिया है। तो ये पहली बात यहाँ पे बोल रही है। दूसरा क्या कहा है दोस्तों, कई लोग कह रहे हैं कि यार एक बात बताओ, जब 2011 की जनगणना आपके पास है तो फिर ये 2001 की इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, नया रिकॉर्ड लो, है ना। चलिए
अब थोड़ा सा जो है परिसीमन आयोग होता है हमारे पास, डिलिमिटेशन, इसकी बात करते हैं। तो डिलिमिटेशन कमीशन जो होता है ना, परिसीमन आयोग, यार ये बहुत उच्च शक्ति वाला निकाय होता है, इसकी एक बहुत हाई पावर्ड बॉडी होती है, पता है आपको ये। इसका जो ऑर्डर हो गया, जो इसने दे दिया, कह दिया, वो अपने आप में कानून है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन लोग होते हैं मैं आपको बता दूं। तो राष्ट्रपति जो है ना बेसिकली वो डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसको अपॉइंट करता है, और इसके अंदर में कुछ मेंबर्स होते हैं। वो मेंबर कौन कौन होते हैं मैं बताता हूं आपको दोस्तों। इसके अंदर एक होता है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड। दूसरा होता है इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तीसरा होता है इसके अंदर में रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उस राज्य का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज। ये 3 लोग इसके अंदर होते हैं, और ये हाई पावर्ड बॉडी होती है, बेसिकली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान में सर क्या क्या प्रोविजन है डिलिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए, व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला जो प्रोविजन है वो है आर्टिकल नंबर 82। आर्टिकल 82 क्या कहता है दोस्तों? इट प्रोवाइड पार्लियामेंट एंड अथॉरिटी टू इनेक्ट अ डिलिमिटेशन एट एवरी सेंसस। ये कह रहा है कि भाई ये अधिकार है पार्लियामेंट को कि वो डिलिमिटेशन एक्ट पास कर सकता है हर जनगणना के बाद में। हर जनगणना के बाद में एक परिसीमन अधिनियम पास किया जा सकता है संसद के द्वारा, ठीक है। ये आर्टिकल 82 के अंदर में बोला गया है। दूसरा आर्टिकल 170 है, दिस प्रोवाइड फॉर द स्टेट टू गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी एज पर द डिलिमिटेशन एक्ट। अब जो ये जनगणना के बाद डिलिमिटेशन अधिनियम पास हुआ है, इसके आधार पर दोस्तों अनुच्छेद 170 में बोला गया कि राज्यों को उसके हिसाब से बांटा जा सकता है, ठीक है। राज्यों का जो बंटवारा है निर्वाचन क्षेत्र के अंदर में, वो इसके आधार पर किया जा सकता है। सो यहाँ पे ध्यान रखना 2 आर्टिकल है आपके इसके अंदर में, पहला आर्टिकल 82 और दूसरा जो है वो है आर्टिकल नंबर 170। सो दीज 2 आर्टिकल्स यहाँ पे दी आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये 2 आर्टिकल जो है वो आपके लिए क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170। यहाँ पे बताइए किसी को कोई दिक्कत है? मोबानी सरकार जो है वो कह रही है कि मैं अनअकैडमी का सब्सक्राइबर हूँ एंड आई एम वेरी मच कन्फ्यूज्ड। देखो इस केस में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है सरकार जी, आपने जब अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया होगा ना तो एक कोड यूज़ किया होगा आपने, वो कोड इसी के लिए होता है। अब आपने किसका कोड इस्तेमाल किया है? या तो सेल्समैन ने अपना कोड चिपका दिया, ठीक है। तो अब सेल्समैन को आप कहाँ ढूंढोगे और क्या गाइड करेगा? सेल्समैन जो आपको कॉल करते हैं वो होते हैं। आप लोग क्या करते हो, उनको बोल देते हो कि ठीक है कोई भी कोड लगा दो, कुछ भी कर दो। यहीं पे दिक्कत होती है। हमेशा याद रखो कोड वही यूज़ करो जो आपको पढ़ाता है, जिसका आपको गाइडेंस चाहिए, ठीक है। मेरे बच्चों के लिए मैंने ग्रुप बना रखा है, जो सुमित 10 कोड यूज़ करके आते हैं ना, सुमित 10 खास है, बाकी आप समझदार हो, उनके लिए ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उनके पास मेरा पर्सनल नंबर रहता है। वो बच्चे मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, पता है, कभी भी, ठीक है ना। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आपने सुमित 10 कोड यूज़ किया है, तो आपको अपनी रिसिप्ट जो है वो मुझे मेल करनी होती है, और फिर मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ, है ना। तो यदि आपने सुमित 10 यूज़ किया है तो वो जो रिसिप्ट होती है आपकी, वो प्रूफ होता है कि आपने मेरा कोड यूज़ किया है, तो आप मुझे मेल कर दो, मैं ग्रुप में ऐड कर लूँगा, मैं खुद बता दूंगा आपको क्या प्रॉब्लम है। तो ध्यान रखो, इसलिए जो गाइडेंस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के एग्जाम में, नॉट फॉर दिस कंफ्यूजन बट वैसे भी इंपॉर्टेंट होती है, और इसीलिए यार कोड बोला जाता है कि कोड जो है वो बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखा करो उसको। अच्छा, रिलेटेड सर्च, तो मेरा आपको यही कहना है कि जिसको भी आपने जिसका भी कोड यूज़ किया है थोड़ा उससे पूछिए गाइड। अब मेरा यूज़ किया है तो मुझे एक बार मेल कर दो आप, ठीक है, मैं आपको सारा समझा दूंगा, गाइड कर दूंगा कंप्लीट, ओके। रिलेटेड सर्च पे आ जाते हैं दोस्तों। रिलेटेड सर्च पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सीट रिजर्वेशन लोकसभा और राज्यसभा में कैसे होती है। सीट रिजर्वेशन होती है ना भाई, SC ST के लिए सीट रिजर्व होती है, उसमें भी संविधान के अंदर में प्रावधान है, वो कौन सा है, वो आर्टिकल है, वो हमें देखना है। दूसरा, ये जो इलेक्शन कमीशन है ना, चुनाव आयोग, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें पढ़ना है यार, ठीक है। आपकी जो किताब है पॉलिटी की उसके अंदर में दिया हुआ है, और बाकी जो टीचर्स हैं उन्होंने भी इसको करवाया हुआ है। सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम माई साइड जो आपको देखने हैं, जिनको आपको पढ़ना है, जिनको आपको ध्यान रखना है। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रीलिम स्पेसिफिक, प्री में सवाल क्या आ सकता है सर? देखो पहला तो असम के अंदर में जो डिलिमिटेशन है, अभी तो ड्राफ्ट में है तो इसको तो खैर नहीं पूछेगा वो, हाँ, लेकिन इससे कंट्रोवर्सी जो हुई है वो इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, क्योंकि उससे बहुत सारे जीएस के एस्पेक्ट्स हैं जो आप समझ पाओगे, है ना। क्या होता है डिलिमिटेशन? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों जरूरत होती है डिलिमिटेशन की? डिलिमिटेशन को किन आधार पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है यहाँ पे? डिलिमिटेशन कमीशन में कौन कौन लोग होते हैं और अपॉइंटमेंट कैसे होता है? और डिलिमिटेशन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट संविधान में कौन से प्रावधान है? आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170।
बाकी आपको बता दूँ, अभी अनअकैडमी के अंदर में जो बैच चल रहे हैं ना, आरंभ 1 साल का और फाउंडेशन 2 साल का बैच है, 29 तारीख से शुरू होने वाला है। तो इन बैचेस के अंदर में आप एनरोल कर सकते हो। अभी 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो, लिमिटेड टाइम ऑफर है यार। जो भी बच्चा एनरोल करे, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ दोस्तों, प्लीज़ मेक श्योर आप कोड यूज़ करें सुमित10। अनअकैडमी स्टोर पे जाएं या अनअकैडमी का कोई बंदा आपको कॉल कर रहा है, कुछ भी हो, आप उनको बोल दीजिए वी वांट टू यूज़ कोड सुमित10, बिकॉज ये कोड जो है आपको ना केवल मेरा गाइडेंस देगा बल्कि आपको डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिलेगा। कई बार क्या होता है, बच्चा दूसरा कोड वो पूछते हैं कि बताओ कौन सा कोड, बच्चा ध्यान नहीं देता, उसको पता नहीं होता है ना यार, पता नहीं होता तो वो कोई भी कोड लगा लेता है। बट इसमें आपको प्रॉब्लम होगी, अगर आप कोई भी कोड लगाओगे ना तो फिर मैं आपको गाइड कैसे करूँगा? मैं पर्सनली आपको तभी गाइड कर पाऊँगा जब आप मेरा कोड यूज़ करते हैं। आपने मान लो किसी सेल्स पर्सन का कोड यूज़ कर लिया, जो बेचने वाले होते हैं, बस वो आपको हो सकता है 2-3% कभी कभी एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे दें, ऑफर कर दें, क्योंकि उनको बेचना होता है, टारगेट होते हैं। बट इसमें आप फंस जाओगे, है ना। फिर आप किससे गाइडेंस लोगे? कुछ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में, और इसीलिए मैं कहता हूँ जो बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं प्लीज़ यूज़ दिस कोड सुमित10, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों गाइडेंस 2 प्रकार की, आइकॉनिक और पर्सनल 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन होते हैं। दोनों में आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। मेरा कोड रहेगा सुमित10, चाहे आप आइकॉनिक ले चाहे प्लस, दोनों में प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरा कोड जरूर यूज़ करें। सुमित10 मेरा कोड रहेगा। प्लस में लाइव क्लास, हर हफ्ते टेस्ट होगा, स्ट्रक्चर कोर्स होगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी आपको, कितनी बार भी क्लास करो। ऐसे ही जो आइकॉनिक की बात करते हैं तो यहाँ आपको पर्सनल गाइडेंस जो है वो मिलता है। आपको स्टडी मटेरियल घर पे भेजा जाएगा, एक एक्सपर्ट आपको गाइड करेगा, आपका स्टडी प्लान बनेगा, आपके टेस्ट जो हैं वो एनालाइज किए जाएंगे। अब अपने हिसाब से कोई भी सब्सक्रिप्शन जो आपको लेना है वो आप ले सकते हो, ठीक है ना। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, सो मैं ये भी आपसे अनुरोध करूँगा गाइस, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी मेरे फॉलो कीजिए, आपसे जुड़िए टेलीग्राम चैनल से, ये भी इंपॉर्टेंट।